सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम एट महाकाल आईएएस। और आज हम लोग जो है न्यूज़पेपर डिस्कशन करने जा रहा हूं मैं आप लोगों के साथ, राइट। तो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट इशू हैं इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू न्यूज़पेपर के, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली पहला इशू आप लोग देख सकते हो, केस फॉर बिल्डिंग इंडिया कोल केमिस्ट्री कैपेबिलिटी। तो कोल की जो शॉर्टेज लगातार चली है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो आप जानते हैं, जब वो ब्लॉक हुआ तो उसके रिगार्डिंग ये पूरा एडिटोरियल आज आया है हिंदू न्यूज़पेपर में, उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सेकंड जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल जो मुझे डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, वो है अ शॉट एट लाइफ। मंदसौर का जो मॉडल है पूरा का पूरा, ठीक है, तो शॉट एट लाइफ मंदसौर का जो मॉडल है उसके ऊपर पूरा एडिटोरियल मुझे डिस्कशन करना है। तो बेसिकली दो एडिटोरियल हैं, इनको अच्छे तरीके से मुझे जो है डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं डिस्कशन स्टार्ट। और क्या इसके बाद फिर दोनों इशू हम कोशिश करेंगे 15 से 20 मिनट में इसको सेशन को ख़त्म करने की, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जो पहला एडिटोरियल है ना, इसमें पूरा जो फोकस है वो है कि केस फॉर बिल्डिंग इंडिया कोल केमिस्ट्री कैपेबिलिटी। कोल की क्या शॉर्टेज थी, जिस तरीके से उसको इंडिया ने क्या स्टेप ली। जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज आप जानते हैं, जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान के यहाँ पे है, इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जब ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है, जब क्राइसिस आ गई, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जब बहुत ज़्यादा कमी इंडिया में होने लगी, तो इंडिया ने उसको कैसे टैकल करा। बेसिकली इंडिया ने ऐसी क्या अप्रोचेस निभाई जिससे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और लिक्विफाइड नेचुरल गैस जैसी चीज़ों को हम लोगों ने जो है कम करा, उसके रिगार्डिंग हमारा पूरा सेशन है, राइट। तो इंडिया ने क्या सक्सेसफुल क्राइसिस मैनेजमेंट करने के लिए स्टेप उठाए गए हैं, उसके रिगार्डिंग ये हमारा पूरा आर्टिकल है। तो सबसे पहली बात हमको समझना पड़ेगा कि मॉडर्न रिफाइनरी डेवलप्ड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोसेस के थ्रू मॉडर्न रिफाइनरी जो है उनको किस तरीके से फ्लेक्सिबल बनाया गया, जिससे क्रूड ऑयल जो हमारा यूज होता है उसको डिफरेंट डेंसिटी में अलग अलग प्रोसेस के थ्रू क्रूड ऑयल को नापा गया, सल्फर की इम्प्योरिटी वगैरह को इस तरीके से अलग अलग किया गया। वो सारी प्रोसेस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से हुई, ठीक है, जिससे कोल की कमी हमारे यहाँ ना हो, क्योंकि एलपीजी एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की वैसे बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी। साथ ही साथ जो आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करें, या जैसे अमेरिका है, रसिया, अलग अलग डाइवर्सिफाइड सोर्सेज और कहाँ से हम ले सकते हैं जो हमारा क्रूड ऑयल वगैरह है, तो 55 से 70% का बढ़ोतरी हुई। मतलब अदर सेक्टर से हम लेने लगे, दूसरे देशों से अगर हम लेने लगे क्रूड ऑयल, हम सिर्फ ईरान पर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रहे। साथ ही साथ एलपीजी शॉर्टेज जो थी उसको किस तरीके से डोमेस्टिक रिफाइन करके, डोमेस्टिक रिफाइनरी का आउटपुट बढ़ा के किस तरीके से 35 से लेकर 54,000 मैट्रिक टन इंक्रीज किया गया। कहने का मतलब ये है कि जब क्रूड ऑयल की कमी हो गई थी ना, जब इंडिया में क्रूड ऑयल की कमी हो गई और पता चला कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरा तरीके से ब्लॉक हो जाएगा, तो इंजीनियर्स ने बहुत सारी अलग अलग रैपिडली ऑपरेशन करे, रिफाइनरी ऑपरेशन, अलग अलग टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करा, और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से लैब पे एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म कर करके सभी ने जो है साइंटिस्ट ने अलग अलग मेथड सोची कि और हम ऐसा क्या करें जिससे क्रूड ऑयल की कमी को पूरा किया जाए। तो डाईमिथाइल ईथर, यहाँ आप देख सकते हैं, डाईमिथाइल ईथर पर के माध्यम से कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस को अपनाया गया। कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस क्या होती है, मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो डाईमिथाइल ईथर का यूज करके क्रूड ऑयल की जो कमी है, कहीं ना कहीं उसकी कमी को दूर करने के लिए डाईमिथाइल ईथर यूज किया गया। डाईमिथाइल ईथर बेसिकली कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस के माध्यम से होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली डाईमिथाइल ईथर जो प्रोसेस है मैंने यहाँ लिखी है कि एक थर्मोकेमिकल प्रोसेस है, थर्मोकेमिकल प्रोसेस है कोल गैसिफिकेशन, थर्मोकेमिकल प्रोसेस है। कोल को बेसिकली हीट वगैरह हम देंगे, टेम्परेचर जो रखेंगे वो कितना रखेंगे, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर हम रखेंगे, और 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर कोल क्या करेगा दोस्तों, बर्न करेगा। कोल को हम लोग जलाएंगे, एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, कंट्रोल ऑक्सीजन पे जो है हम पूरी प्रोसेस को करने वाले हैं। तो थर्मोकेमिकल प्रोसेस है, और कोल को कन्वर्ट करेगी सिंथेटिक गैस, जिसे हम बोलते हैं सिन गैस। सिंथेटिक गैस सिन गैस में जब एक कन्वर्ट हो जाएगी एक कंट्रोल ऑक्सीजन में, तो जो इम्प्योरिटी वगैरह सल्फर की है वो भी बहुत कम रहेंगी, ठीक है, उससे प्रदूषण वगैरह भी नहीं फैलेगा, और कोल आपका बेसिकली सिन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा 1000 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। जब आपका मतलब कहना चाहिए, कोल को जब हम यहाँ गैसिफाई कर रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ये सारी चीज़ें निकल रही हैं। और हाइड्रोजन गैस का तो फिर आगे चल के यूज है ही, आप जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कितना बड़ा रोल है। आज 500 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, नेट जीरो इमिशन की 2070 तक हम लोग बात कर रहे हैं। तो उस सब में इन सारी चीज़ों का भी एक बहुत बड़ा महत्व रहेगा दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद और हम बात करें तो जो ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड का कहना है कि 20% डाईमिथाइल ईथर को एलपीजी के साथ मिक्स कर सकते हैं।
जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसमें अगर मैं कितना मिक्स करूँ दोस्तों, 20% डाईमिथाइल ईथर अगर मैं मिक्स करूँगा तो एलपीजी की शॉर्टेज उतनी नहीं रहेगी। अभी आपने देखा होगा ना टंकी वगैरह अभी जब हम लेते थे, तो अब तो चलो नॉर्मल हो गई कंडीशन, बट आज से 2-3 महीने पहले बुकिंग वगैरह में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, मैंने देखा, आप लोगों ने देखा होगा घरों पर कि एक बार अगर आपने गैस सिलेंडर बुक कर लिया है तो 21 दिन के बाद ही आपको जो है सेकंड नंबर आपका लगेगा। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, लगातार इंजीनियर जो इंटरवेंशन कर रहे हैं, साइंटिस्ट इंटरवेंशन कर रहे हैं, नए नए तरीके से हम क्रूड ऑयल की कमी को पूरा कर रहे हैं डाईमिथाइल ईथर की हेल्प से, कोल गैसिफिकेशन की हेल्प से। तो जो क्राइसिस जितनी बढ़ सकती थी, जितना बड़ा कोरोना वायरस में जिस तरीके से गैस सिलेंडर की मतलब ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की जैसे कमी हो गई थी, वैसा हो सकता था कि यहाँ पर भी होता डिसास्टर, एक तरीके से इकोनॉमिक डिसास्टर होता। बट इंडिया ने पूरी कोशिश करी थी कि इस इशू को कैसे भी करके टैकल किया जाए, गैस की जो कमी है उसको टैकल किया जाए। ये बात अलग है कि आज भी जो टाइल्स वगैरह है आप देखते होंगे महंगे हो गए हैं। पहले जो पेटी 500 मिलती थी आज 600 रुपये में मिल रही है गैस की शॉर्टेज के कारण। एलपीजी के भी कुछ दाम बढ़ गए हैं, तो दाम तो बढ़े हैं, बट फिर भी जितना ज़्यादा उसका सीरियस इम्पैक्ट होता ना, उतना सीरियस इम्पैक्ट नहीं हुआ है, कहने की वाली बात ये है। तो पूरा इशू कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूम रहा है कोल के, और कोल पर प्रीलिम्स में ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप उस क्वेश्चन को भी कर लेना, ठीक है। और सेकंड फिर हम लोग डिस्कस करेंगे मंदसौर मॉडल को। एक बार कमेंट देखता हूँ आपके, मैं सॉरी देख लेता हूँ वीडियो सही रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। लाइव सेशन का क्या है, लाइव सेशन का है ना अभी, तो लाइव सेशन की याद आती है, तो कमेंट देखना चल रहा है माइंड में। अ शॉट एट लाइव मंदसौर मॉडल, एचपीवी वैक्सीनेशन 80,000 डेथ एनुअली। मतलब मंदसौर में क्या हुआ है, बहुत बड़े लेवल का वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ है। सर्वाइकल कैंसर से, सर्वाइकल कैंसर जो है उससे बहुत सारी डेथ होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। एनुअली 80,000 डेथ हो रही थी। तो जो आपका इंडिया है ना, इंडिया ने कैंसर को बियर करा है, और 2 लाख डेथ हो रही थी, न्यू केसेस थे 2 लाख डेथ के, वो किस तरीके से ना हो, किस तरीके से उन डेथ के केसेस को रोका जाए, उसके रिगार्डिंग ही पूरा है। इंडिया बियर्स कैंसर बर्डन ऑफ 2 लाख न्यू केसेस, 95% केसेस कॉज बाय हाई रिस्क एचपीवी गर्ल, टारगेट 14 to 15 ईयर, 14 से 15 साल गर्ल को टारगेट हो रही थी, और बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं सर्वाइकल कैंसर से डेथ देखने को मिल रही थी। तो अब एचपीवी वैक्सीनेशन का ड्राइव एक बहुत बड़े लेवल पर मंदसौर में किया गया, और उस ड्राइव के पीछे क्या क्या ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट थे और क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट जनरली रहते हैं, क्यों लोग जो है वैक्सीनेशन नहीं करवाते। कोरोना वायरस में भी आपने देखा होगा कई लोग वैक्सीनेशन करवाने के बिल्कुल इच्छुक नहीं थे, ठीक है। कई बार तो कई लोगों की रिलीजियस धर्म का आड़ ले लेते थे, हिंदू मुस्लिम को चला देते थे इशू कुछ भी, और कई लोगों को जो करते थे उसमें क्वारंटाइन, तो क्वारंटाइन होने के लिए वो तैयार नहीं रहते थे, ठीक है। बहुत सारे इशू, कई जगह लड़ाई झगड़े बहुत कुछ देखा गया, क्योंकि लोगों का बहुत सारे बिलीव रहते हैं। किसी का बिलीव रहता है कि भाई फर्टिलिटी फिर नहीं होगी, कल के दिन रिप्रोडक्शन नहीं होगा, बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। बहुत सारे इशू रहते हैं, इनफर्टिलिटी का एक इशू लोगों को सताता है। तो किसी का रहता है कि हमारा रिलीजियस कुछ कन्वर्जन ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो ये सारे उटपटांग दिमाग जो है ना, रैशनल थिंकिंग की कमी हो जाती है लोगों के अंदर, तो वो सारी बातें करते हैं। लेकिन जब मंदसौर में इस मॉडल को अप्लाई किया गया एचपीवी वैक्सीनेशन को, तो डेटा ड्रिवन गवर्नेंस की यहाँ बात की जाती है, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात की जाती है। एक टारगेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया, इनफर्टिलिटी को कैसे कर्व किया जा सकता है। और ये आपका जो है ना बंचड़ कम्युनिटी का भी यहाँ पर कोई एक मेन एस्पेक्ट है बंचड़ कम्युनिटी का। सविता एक कोई लड़की है, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, एक केस स्टडी आप डाल सकते हैं जब भी डिजीज वगैरह की बात हो, हेल्थ की बात हो, ऐसे में भी यूज कर सकते हैं सविता का एक्सपीरियंस। वैक्सीन की जो हेजिटेंसी है, सोशल स्टिग्मा है, जेंडर टाबूस है, इस सबको ही कहीं ना कहीं कर्व करना है, ठीक है। इनके लिए जो अब इसमें देखो, इनके लिए जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, डोर टू डोर सर्वे, जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे, या यूँ कह सकते हैं कि जो टीचर वगैरह रहते हैं ना गवर्नमेंट, डोर टू डोर जाकर पूरा डेटा कलेक्ट करते थे, घर में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों को क्या डिसीज है, एचपीवी सर्वाइकल कैंसर से कितने बच्चे ग्रस्त हैं, फिर कैंप लगाना, जहाँ तक कैंप लगा के उनको बुलाना, उनका आधार कार्ड सीट करना, रजिस्ट्रेशन, मोबाइल पर सर जो भी कंप्यूटर सर्वर है, सारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ फीड करना, ठीक है। वो सारा काम किया गवर्नमेंट ने। जब जाके डेटा ड्रिवन गवर्नेंस ने एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की मदद से नंबर ऑफ केसेस को बहुत रिड्यूस करा। एक टारगेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया गवर्नेंस के द्वारा, जिसमें मेल फीमेल सभी थे, ठीक है। डॉक्टर्स वगैरह की टीम थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, और उन्होंने जागरूक करा कि भाई कोई भी सोशल स्टिग्मा रखने की जरूरत नहीं है, इनफर्टिलिटी जैसा कोई भी इशू यहाँ पर होने वाला नहीं है। लोगों को थोड़ा सा रैशनल थिंकिंग प्रमोट करना चाहिए, इस पर बात की गई। साथ में वैक्सीन हेजिटेंसी को दूर किया गया। विलेज लेवल पे एक मास्टर लाइन प्लान बनाया गया, मास्टर लाइन लिस्ट विलेज लेवल पर बनाई गई, और उस विलेज लेवल मास्टर लाइन में क्या बोला गया, नोमैडिक ट्राइब जो है, अर्बन स्लम के जो पीपल हैं, स्कूल से जैसे कोई नहीं जा रहा है, स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए,
तो उन सब के लिए किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाए, किस तरीके से उनका वैक्सीनेशन ड्राइव उनके लिए चलाया जाए। नस थ्योरी को एक बड़े लेवल पर प्रमोट किया गया। नस थ्योरी तो आप जानते हैं, नस थ्योरी में स्वच्छ भारत मिशन के रिगार्डिंग है नस थ्योरी। तो कई बार स्वच्छ भारत मिशन में भी तो देखा होगा ना, नस थ्योरी की हेल्प से, एम्बेसडर की हेल्प से। अब जैसे ट्यूबरक्लोसिस का कौन देता है? अमिताभ बच्चन। जीतेगा भारत, हारेगा टीबी, ठीक है। वैसे ही स्वच्छ भारत मिशन में कई बार सचिन तेंदुलकर हैं, बहुत सारे, अक्षय कुमार हैं। अक्षय कुमार तो पैड का देते हैं ना, महिलाओं का जो पैड वगैरह जो यूज करती हैं वो, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, तो उन सब का ऐड वगैरह दिया जाता है। तो गवर्नमेंट इन लोगों को एडवर्टाइजमेंट में पैसा क्यों खर्च करती है, जिससे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आएंगे तो अवेयरनेस क्रिएट होगी लोगों के बीच में, लोग थोड़ा जागरूक होंगे। तो वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर भी जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे ना, तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए। जैसे कोरोना वायरस में हमने देखा कई लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। अब नहीं लगवा रहे थे तो कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, कई लोगों के अच्छे रिलेटिव जो है, फादर है, मदर है, ब्रदर, सिस्टर, बहुत सारे लोगों के कई भाई बहन सब लॉस हो गया। तो बहुत जरूरी है मंदसौर से एक सीखना चाहिए पूरे देश को कि मंदसौर में किस तरीके से डेटा ड्रिवन गवर्नेंस प्रमोट किया गया और एचपीवी सर्वाइकल कैंसर के केसेस को किस तरीके से एक बड़े लेवल पर रिड्यूस किया गया। तो दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हमने डिस्कस किए हैं। एक बार मैं जरा वीडियो देखूँ सही चल रहा है नहीं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो ऑलरेडी 11 मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है। तो इसमें फिर आगे इस बात का हमने देखा कि भाई सर्वाइव, इसमें अगर मैं बात करूं कि आपको याद क्या क्या रखना है, तो पहला तो आप याद रखना कोल की प्रोसेस, कि कोल से कोल गैसिफिकेशन पर हम क्या क्या कैसे कैसे जाते हैं। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन बनने वाला है वो यहीं से बनेगा कि कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है। तो कोल गैसिफिकेशन थर्मोकेमिकल प्रोसेस है, कन्वर्ट होगा कोल जाएगा सिंथेटिक गैस में, कोल कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में, हाइड्रोजन और गैस में, ठीक है। कंट्रोल ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस पूरी प्रोसेस होती है। तो समझ में आ गया आपको। दूसरा मंदसौर में आपको याद रखना है कि एचपीवी वैक्सीनेशन में 95% केसेस जो है वो हाई रिस्क एचपीवी से हुए थे, ठीक है। गर्ल थे टारगेट 14 से 15 साल की। और कुछ पॉइंट्स याद रखना है कि क्या क्या वैक्सीन के लगने से हेजिटेंसी होती है, बस इतना आप याद रख लेना। आज के दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। लगातार हिंदी न्यूज़पेपर का डिस्कशन हम लोग आपके साथ कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोगों से बस वही रहेगी एक हमारी रिक्वेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और 7:30 बजे मैं आज लाइव आऊँगा, मैं बता दूँ आपको, एक मिनट जरा, ठीक है। तो 7:30 बजे मैं आज लाइव आऊँगा शाम को। तो 7:30 बजे बेसिकली हम लोग जो टॉपिक यहाँ पढ़ने वाले हैं ना 7:30 पे, वो 7:30 बजे आप सभी लोग जुड़ना लाइव सेशन में। पॉलिटी का जो आपका फंडामेंटल राइट है, इसमें आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13 का डिस्कशन रहेगा, जिसमें आर्टिकल 13 में आपका क्या बोलते हैं उसको, 2-3 केसेस मैं डिस्कस करूंगा। चंपाई राजन केस और आपका शंकरी प्रसाद केस हो गया आपका, ठीक है। सज्जन वर्मा केस हो गया, सज्जन वर्मा केस, सज्जन कुमार केस जो है आपका, और शंकर प्रसाद केस, वो सारे मैं डिस्कस करूंगा। हुसैन आरा खातून केस डिस्कस करूंगा। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन देखेंगे, फंडामेंटल राइट कंसेप्ट और कंटेंट में क्या अंतर है, किस तरीके से अमेरिका से लिए गए, बिल ऑफ राइट से अमेरिका में किस तरीके से बर्निंग फ्लैग को के खिलाफ जब एक सिटीजन ने वहाँ बर्न फ्लैग कर दिया, एक तिरंगे झंडे को जला दिया, तब भी किसी भी तरीके से उसको जेल में बंद नहीं करा। बस इतना बोला सुप्रीम कोर्ट ने जॉनसन वर्सेस टेक्सा केस में कि हमको दुख है इस बात का कि सिटीजन ये तक काम कर रहे हैं, सिटीजन को काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट ये भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, अपनी व्यक्त करने का आज़ादी है सभी को। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर ऐसा होता तो अब तक तो उसको जेल में डाल देते। क्यों? क्योंकि इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटी चिक चिक के बोलती है पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमको रिस्पेक्ट करना है नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का। तो आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जिसमें हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ कल मैंने पूरा 1 घंटा 14 मिनट या 1.5 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करा है, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर पे आंसर राइटिंग कराई है और सेपरेशन ऑफ पावर पे पूरा लेक्चर अपलोड हो चुका है। उसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, आर्टिकल 121, आर्टिकल 122, आर्टिकल 211, आर्टिकल 212, आर्टिकल 105, आर्टिकल 194, आर्टिकल 50, हर एक आर्टिकल के बारे में बहुत डिटेल से मैंने डिस्कस करा है। साथ ही साथ उसमें मैंने डिस्कस करा है आपसे कुछ इंपोर्टेंट केस लॉ, रतन चंद केस के बारे में डिस्कस करा है, गोलकनाथ केस के बारे में मैंने डिस्कस करा है, मैंने डिस्कस करा है राम जवाया केस के बारे में, मैंने डिस्कस करा है डीवा चंद्रचूड़ का स्टेटमेंट की जो हमारा जुडिशियल रिव्यू होता है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट अ बैरियर। और B.R. गवई साहब का कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हमको प्रिजर्व करना है। NB लक्ष्मण रमन्ना साहब का स्टेटमेंट कि भाई जो लक्ष्मण रेखा है वो मेंटेन होना चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में। साथ ही साथ ट्रिपल चेन ऑफ कमांड की मैंने बात करी है, सेपरेशन ऑफ पावर की मैंने बात करी है।
तो कंप्लीट जो सेपरेशन ऑफ पावर वाला टॉपिक है मॉन्टेस्क्यू का, जिसने स्प्लिट ऑफ लॉ की बात करी, 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की जो बात करी बेसिकली लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जिसमें पार्लियामेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और आपका जुडिशरी, साथ ही साथ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जिसमें सेंटर है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, उसके बारे में मैंने अच्छे से डिटेल से आपसे बातचीत करी है, तो उस लेक्चर को भी आप लोग देख लेना। साथ ही साथ इथिक्स के 15 से 20 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इथिक्स के बहुत सारे लेक्चर भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये 15 मिनट का डिस्कशन है, 2 आर्टिकल हैं, इनको अच्छे से करना और हम धीरे धीरे करके आंसर राइटिंग भी लाएंगे इन क्वेश्चन के बेसिस पर। एक क्वेश्चन आप लिख सकते हो कि व्हाट डू मीन बाय कोल गैसिफिकेशन एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट फॉर इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी। आप लिख लो ये क्वेश्चन, कोल गैसिफिकेशन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय कोल गैसिफिकेशन एंड आल्सो एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, ऐसा आप लिख सकते हो। और जो कुछ मैंने बताया है, जो पढ़ाया है, उसके बेसिस पर लिखने की कोशिश करो। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। 7:30 बजे, रात में 7:30 बजे आप आना ना भूलिएगा, लाइव आऊँगा मैं और वहाँ पर हम अच्छे तरीके से फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही मस्त तरीके से समझेंगे। आज 1.5 घंटे का लगभग लेक्चर होगा, मैं शॉर्ट के माध्यम से भी कन्वे कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, टिल टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ ग्रेट गुड डे अहेड।